हेलो वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। चलो, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डिमोनिकस के बारे में और आइसोक्रेट्स के बारे में। आइसोक्रेट्स ने डिमोनिकस को एडवाइस दिया था कि तीन चीज़ में कभी भी फंसने का नहीं। पहला डिज़ायर में नहीं फंसने का, दूसरा टेम्पर में नहीं फंसने का, और तीसरा पेन में, प्लेजर, पेन और डिज़ायर, टेम्पर में, तीनों में नहीं फंसने का। और फ्लैटरर्स को भी अवॉइड करने का, मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, झूठी तारीफ़ करते हैं, वो लोग को भी उतना ही अवॉइड करना चाहिए जितना धोखेबाजों को अवॉइड करना चाहिए। ही वॉन्टेड him to be affable in your relations with those who approach you and never haughty, for the pride of the arrogant even slaves can hardly endure। तो ये आइसोक्रेट्स चाहता था कि डिमोनिकस को वो मैसेज देना चाहता था कि आप जो भी रिलेशन बनाओगे उसमें एफेबल रहो, ऐसा रहो कि सब लोग आपको पसंद करें, ऐसे रिलेशंस बनाओ। कभी भी हॉटी नहीं रहने का। हॉटी मतलब कभी भी रूड एरोगेंट बर्ताव नहीं करने का, क्योंकि एरोगेंट लोग का जो प्राइड होता है उसको स्लेव्स भी कभी भी बर्दाश्त करना नहीं चाहते। उस टाइम पे स्लेवरी का सिस्टम चलता था, तो स्लेव्स लोग भी बहुत ज़्यादा उनको पसंद नहीं कोई उनसे बदतमीजी से बात करे, कोई एरोगेंट रहे, कोई रूड बन के बात करे। Be slow in deliberation, but be prompt to carry out your resolves, and that the best thing which we have in ourselves is good judgment। और दूसरा मैसेज जो उसने अपने लेटर में लिख के भेजा, आइसोक्रेट्स ने डिमोनिकस को जो लेटर भेजा था उसमें दूसरा बात क्या लिखा कि डेलिब्रेशन में आप भले ही स्लो रहो, मतलब प्लानिंग करने में, सोचने में और चेकिंग करने में, हर एक चीज़ में आप भले ही स्लो रहो, लेकिन जब आपने एक बार पक्का कर लिया कि ये चीज़ करना है तो उसको एग्जीक्यूट करने में कभी भी देर करने का नहीं। तो ये नेक्स्ट मैसेज दिया कि आप अपने आप को सबसे अच्छा ट्रेनिंग जो दे सकते हो वो है अच्छे जजमेंट का। तो हमारे अंदर जो हम लोग अपने आप को बेस्ट चीज़ सिखा सकते हैं वो है गुड जजमेंट। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाते हैं हम लोग अपने नए नए वेंचर्स को, उतना ज़्यादा हमको जजमेंट आना शुरू हो जाता है। कॉन्स्टेंटली ट्रेन योर इंटेलेक्ट, ही टोल्ड हिम, फॉर द ग्रेटेस्ट थिंग इन द स्मॉलेस्ट कंपस इज़ अ साउंड माइंड इन अ ह्यूमन बॉडी। तो हमेशा उसने बोला कि हमेशा अपने इंटेलेक्ट को ट्रेन कीजिए, क्योंकि एक छोटे से कंपस में बहुत बड़ा चीज़ अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो वो क्या है, एक अच्छे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में एक साउंड माइंड मतलब जो हमेशा ठहराव के साथ में अच्छे से जजमेंट करता है, कभी भी एरोगेंट नहीं होता है। तो वो चीज़ के लिए अपने आप को, अपने इंटेलेक्ट को हमेशा ट्रेन करना चाहिए। तो डिलिब्रेशन में भले ही स्लो रहो, लेकिन प्लान को एग्जीक्यूट करने में बिल्कुल देर करने का नहीं। सम ऑफ दिस एडवाइस माइट साउंड फेमिलियर। तो ये जो एडवाइस आइसोक्रेट्स ने डिमोनिकस को दिया, ये सब क्या है, हमको फेमिलियर लग सकता है, कभी ना कभी किसी बड़े ने या बड़े भाई ने या टीचर ने हमको दिया होता है ये एडवाइस, बिकॉज इट मेड इट्स वे ओवर द नेक्स्ट 2000 years टू विलियम शेक्सपियर, हु ऑफ्टन warned अबाउट ईगो run amok। In fact, in Hamlet, using this very letter as his model, Shakespeare puts Isocrates' words in the mouth of his character Polonius in a speech to his son Laterus. The speech, if you happen to have heard it, wraps up with this little verse: "This above all, to thine own self be true, and it must follow as the night the day. You you cannot then be false to any man. Farewell, my blessing season this in thee"। तो ये जो एडवाइस है ये फेमिलियर आज भी साउंड इसके लिए करता है क्योंकि 2000 साल बाद जब आइसोक्रेट्स ने 374 बीसी में आइसोक्रेट्स ने लेटर लिखा था, उसके 2000 साल बाद विलियम शेक्सपियर ने अपना जो जो प्लेज लिखते थे वो प्लेज के एक कैरेक्टर में वो बात डाला था। वो जो कैरेक्टर था वो हैमलेट करके एक उन्होंने प्ले लिखा था, वो प्ले में था, उन्होंने अपने कैरेक्टर पोलोनियस के एक स्पीच में डाला था। तो जब वो स्पीच ख़त्म होता है, अगर आपने वो स्पीच सुना हो तो उसके एंडिंग में यही आता है कि सबसे बड़ा एडवाइस मैं यही दूंगा कि आप अपने आप से ट्रू रहो, मतलब अपने खुद से कभी भी झूठ नहीं बोलने का, खुद से कभी भी धोखेबाजी नहीं करने का, और यही एडवाइस हमेशा फॉलो करो जैसे दिन रात को फॉलो करता है। रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आता है, तो जैसे दिन रात एक दूसरे को फॉलो करते हैं वैसे आप भी ये एडवाइस को फॉलो करो कि कभी भी अपने साथ में धोखेबाजी करने का नहीं। आप अपने साथ में तो धोखेबाजी करोगे नहीं तो सेम आपका कैरेक्टर बन जाएगा कि आप दूसरे के साथ में भी धोखेबाजी नहीं करोगे, किसी भी इंसान के साथ झूठ नहीं बोलोगे, धोखेबाजी नहीं करोगे। और ये बोल के वो लास्ट में अपने बेटे को ब्लेसिंग देता है और फिर उनको भेज देता है।
As it happened, Shakespeare's word also made their way to a young United States military officer named William Tecumseh Sherman, who could go to who could go on to become perhaps this country's greatest general and strategic thinker. तो अभी ये कैरेक्टर में उन्होंने ये स्पीच उसके स्पीच में डाला. उस स्पीच से एक यूएस के एक मिलिट्री ऑफिसर जिसका नाम विलियम टेकमसन शर्मन था, उसने भी ये एडवाइस को फॉलो किया. और ये एडवाइस फॉलो करते करते आगे जाके वो क्या बनने वाला था, देश का सबसे ग्रेट जनरल बनने वाला था. जो आर्मी जनरल था वो बनने वाला था और स्ट्रेटेजिक थिंकर बना. कैसे बना? ये दो एडवाइस को फॉलो करके. पहला एडवाइस कौन सा? अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलने का. और दूसरा एडवाइस कौन सा? दूसरों को कभी धोखा देने का नहीं. He may never have heard of Isocrates, but he loved the play and often quoted this very speech. बरोबर. तो ये जो दूसरा मिलिट्री का ऑफिसर था विलियम शर्मन, वो तो आइसोक्रेट्स को उतना ज़्यादा नहीं जानता था, क्योंकि आइसोक्रेट्स ने 2000 साल पहले बोला था. लेकिन वो विलियम शेक्सपियर के प्लेस पढ़ता था और उसने ये प्ले पढ़ा था. कौन सा प्ले था विलियम शेक्सपियर का? हैमलेट. तो हैमलेट वाला प्ले उसने पढ़ा था. और हर बार जब कभी भी अपने उसको पूछा जाता था कि आपका कैरेक्टर ऐसा कैसे है, तो वो हमेशा ये स्पीच, जो एंडिंग में स्पीच का जो लास्ट 4 वर्ड हम लोग 4 लाइन देखा, वो स्पीच के बारे में बार बार बात करता था. लाइक डिमोनिकस, शर्मन्स फादर डाइड व्हेन ही वाज वेरी यंग. डिमोनिकस के जैसे डिमोनिकस के पापा बहुत यंग एज में मर गए थे, फिर बाद में उसको आइसोक्रेट्स ने लेटर लिखा था, वैसे ही शर्मन के पिताजी भी जब वो बहुत छोटा था तब उनकी डेथ हो गई थी. लाइक डिमोनिकस, ही वॉज टेकन अंडर द विंग ऑफ अ वाइज ओल्डर मैन, इन दिस केस थॉमस इविंग, अ सून टू बी US senator and a friend of Sherman's father, who adopted the young boy and raised him as his own. तो जैसा आइसोक्रेट्स ने डिमोनिकस को लेटर लिखा था और डिमोनिकस के लिए आइसोक्रेट्स एक वाइज मैन था, ऐसे ही सेम टू सेम ये शर्मन जो मिलिट्री ऑफिसर था उसके साथ भी हुआ था. बाद में आगे जाके एक ओल्ड मैन था जिसका नाम था थॉमस इविंग, जो कि आगे जाके वो US सेनेटर बनने वाला था. सेनेटर मतलब जो इन्वेस्टिगेशंस वगैरह करते हैं. वो शर्मन के पिताजी के दोस्त थे. बाद में उन्होंने वो यंग लड़के को, मतलब किसको, शर्मन को अडॉप्ट किया और उसको अपने खुद के बेटे जैसा ही पाला. तो सेम टू सेम डिमोनिकस और शर्मन की लाइफ में भी एक वाइज मैन आया और उसने उसको समझाया. What's interesting about Sherman is that despite his connected father, almost no one would have predicted much more than the regional accomplishments, least of all that he would one day need to take the unprecedented step of refusing the presidency of the United States. तो शर्मन के बारे में जो इंटरेस्टिंग बात है कि वो अपने पिताजी के साथ में कनेक्टेड था. सब लोग सोच रहे थे, अभी हम लोग भी सोच रहे हैं कि आगे जाके वो बहुत ग्रेट लीडर बना रहेगा, सब बना रहेगा. लेकिन आगे जाके किसी ने भी ऐसा सोचा नहीं रहेगा कि एक टाइम पे उसने ऐसा स्टेप लिया रहेगा जो कोई सोच भी नहीं सकता. उसने US के प्रेसिडेंट बनने से मना कर दिया, जो इतना बड़ा स्टेप लिया. Unlike a Napoleon who bursts upon the scene from nowhere and disappears in failure just as quickly, Sherman's ascent was a slow and gradual one. तो नेपोलियन के बिल्कुल ही अपोजिट था शर्मन. नेपोलियन का कैसा हुआ? राइज फटाफट, बहुत जल्दी बड़ा राजा बन गया, सब दुनिया भर में नाम हो गया और बहुत जल्दी ख़त्म भी हो गया. इसके बिल्कुल अपोजिट था शर्मन का. उसका राइज जो था वो धीरे धीरे स्लोली बाय स्लोली, स्टेप बाय स्टेप उसने किया. He spent his early years at West Point and then in the army. शर्मन ने अपना अर्ली ईयर्स वेस्ट पॉइंट में बिताया और बाद में फिर उसका पूरा लाइफ किस में गया? आर्मी में. For first few years in service, Sherman traversed nearly the entire United States on horseback, slowly learning with each posting. तो शुरुआत में जब उसकी पोस्टिंग हुई थी आर्मी में, तो आर्मी में जाने के बाद पहले तो पूरा टाइम पे जब भी वो ट्रैवल करता था तो एक घोड़े पे बैठ के ट्रैवल करता था और हर एक जगह पे जब उसका नया पोस्टिंग होता था, हर बार नया पोस्ट लगता था, जहाँ पे इधर से ट्रांसफ़र हुआ दूसरे पोस्ट पे, दूसरे जगह से ट्रांसफ़र हुआ दूसरे पोस्ट पे, सब जगह पे कुछ न कुछ नया सीखते रहता था और अपने घोड़े पे ट्रैवल करता था. एज द रम्बलिंग्स ऑफ सिविल वॉर ब्रोक आउट, शर्मन मेड हिज वे ईस्ट टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज and he was shortly put to use
एज द बैटल ऑफ बुल रन, अ रैदर डिजास्ट्रस यूनियन डिफीट। तो जैसे जैसे सिविल वॉर शुरू हुआ, अमेरिका में जो सिविल वॉर हुआ था, वैसे वैसे वो वॉलंटियर करने, अपने सर्विसेज देने के लिए वो पहुंच गया ईस्ट की तरफ, और वहाँ पे उसको बैटल ऑफ बुल रन में यूज़ किया गया, और वहाँ पे यूनियन का डिफीट हो गया, मतलब हार गया यूनियन वाले। बेनिफिटिंग फ्रॉम अ डायर शॉर्टेज ऑफ लीडरशिप, शर्मन वॉज प्रमोटेड टू ब्रिगेडियर जनरल एंड वॉज समन टू मीट विथ प्रेसिडेंट लिंकन एंड हिज टॉप मिलिट्री एडवाइज़र। तो अभी उस टाइम पे ये जो वेस्ट कौन सा वाला यूनियन का था, वो तो हार गया था जिसमें ये लड़ने के लिए गया था। तो वहाँ पे देखने को मिला कि लीडर लोग अच्छे नहीं थे, तो इसको ये अपॉर्चुनिटी जैसा मिला। अभी क्योंकि अच्छे लीडर नहीं थे, तो फटाफट शर्मन का क्या हो गया, उसको प्रमोशन मिला, और अभी वो बन गया ब्रिगेडियर जनरल। और अभी ब्रिगेडियर जनरल बनने के बाद इतना जल्दी उसको प्रेसिडेंट लिंकन और प्रेसिडेंट लिंकन के टॉप मिलिट्री एडवाइज़र के साथ में मीटिंग करने के लिए बुलाया गया। तो मीटिंग करने के लिए जब वो गया, तो उसके बाद क्या हुआ, चलो ये चीज़ अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।